हेलो ऑल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2016-17। तो यहाँ पर क्या है, कुछ नया दिख रहा है। यहाँ पर दिख रहा है पार्ट 1। तो मैम क्या 2016-17 में पार्ट के हिसाब से पेपर आए थे? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखो, ऐसा है कि अपने जो स्टेज 1 है ना, एनटीएससी का जो स्टेज 1 है वो हर स्टेट में होता है और स्टेट वाइज होता है। जैसे कि एमपी का अलग पेपर आएगा स्टेज 1 का, वो एमपी वाले बच्चों के लिए रहेगा। महाराष्ट्र का अलग पेपर आएगा स्टेज 1 का, वो महाराष्ट्र वाले बच्चों का रहेगा। सेम गोज फॉर ऑल द स्टेट्स जो एनटीएससी कंडक्ट करवाते हैं, है ना। तो हमको क्या करना है ना, उन सारे पेपर्स को हम मैक्सिमम सॉल्व करेंगे। अब जैसे 2016 की अगर हम बात करें, 2016-17 की, तो इसी ईयर के हमको 10-12 पेपर मिल जाएंगे, है ना, क्योंकि सब स्टेट के अलग अलग पेपर हैं। बाकी ऐसा है कि हमको सारे स्टेट के पेपर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने मतलब उनके ऊपर रिसर्च किया, थोड़ा सा देखा, तो कुछ स्टेट के पेपर ऐसे नहीं है कि सब लोग डिस्कस करें। कुछ स्टेट के पेपर बहुत अच्छे बने हैं, जिनमें से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, दूसरे स्टेट के पेपर में भी आए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना, जिसमें मोस्ट चांसेस है कि हाँ, ये वाले क्वेश्चन दूसरे पेपर में भी दिखे हैं, दूसरे स्टेट के पेपर में भी आए हैं, है ना। तो उनको हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे फिर ईयर वाइज में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके हम आपके लिए पेपर्स लेकर आएंगे, ताकि आप अच्छे से अपना पूरा जो क्वेश्चन पेपर है उसको कवर करो। अच्छा देखो, अब तक ना क्या है कि अपना जो कंसेप्ट था सारा का सारा सोशल साइंस का, एनटीएससी का, वो मैंने सारा का सारा आपको प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है। अब उसमें से ना मैंने ऐसा देखा है कि अभी तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए, आपके पास में जो प्रीमियर हुआ वीडियो प्लस ये वाला पेपर भी, मोस्टली ना उन्हीं में से हमको आंसर मिले। मतलब जब क्वेश्चंस मैंने देखे तो लगा कि अरे ये तो मैंने पढ़ा है, अरे ये तो अपन ने पढ़ा है, ये तो हमने लिखा है, इसकी तो हमने वीडियो बनाई है। तो हमको उन कंसेप्ट वीडियोस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, उनको एक एक बारी, दो बारी अच्छे से सुन लेना। जहाँ जहाँ मैंने बोला है कि नोट्स बनाने हैं, वहाँ पे नोट्स बना लेना, क्योंकि 1-1 मार्क के क्वेश्चन है। ऐसे पूरे के पूरे कंसेप्ट को रटने की जरूरत नहीं है। उनमें से 1-1 मार्क के क्वेश्चन आपको जो लगते हैं कि इनके पिताजी का नाम क्या है, ईयर कौन सा है, थोड़ी बहुत कहानी रेलेवेंट आप देख लो, ऐसे दिमाग में रख लो। जैसे मुगल एम्पायर है तो उसके अंदर बाबर का बेटा हुमायूं, अकबर, ठीक है, शाहजहां, जहांगीर, ये सारा कुछ ऐसे इस तरीके से याद रखना है आपको थोड़ा सा दिमाग में। तो उसी से रिलेवेंट ना काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इसके ऊपर भी बने हुए हैं, कुछ लिटरेचर के ऊपर क्वेश्चंस बने हुए हैं जो अधिकतर पूछे जा रहे हैं। तो अपने को वैसे दिमाग में रखना है। अब जैसे ही मैं आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिखाऊंगी, तो आप में से कई सारे बच्चों को ऐसा लगेगा कि बाप रे, ये क्या पूछ रहे हैं, मैंने तो सारा कुछ पढ़ लिया लेकिन फिर भी मेरे को तो याद नहीं आ रहा है। हो सकता है आपके साथ ये प्रॉब्लम, और आपके साथ नहीं, आप अकेले नहीं है, मोस्टली बच्चों के साथ में ये प्रॉब्लम रहेगी कि पहले जैसे ही वो क्वेश्चन देखेंगे तो उनको लगेगा कि यार ये तो याद ही नहीं आ रहा मेरे को, अब क्या मैं एनटीएससी देने के काबिल नहीं हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आप बिल्कुल एनटीएससी देने के काबिल हो, और आप एनटीएससी एकदम फोड़ के आओगे। बाकायदा आपको क्या करना है कि जैसे ही आपने पहला क्वेश्चन देखा, हो सकता है आपको नहीं आता है, लेकिन मैंने आपको आंसर बता दिया, उसके बाद में ये कभी क्वेश्चन आपको दिख जाए ना, तो आपको आंसर बनना चाहिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, त्रिपिटका टेक्स्ट वो आर रिलेटेड विथ विच रिलीजन, है ना, ये वाले जो टेक्स्ट है त्रिपिटिकल टेक्स्ट, ये किस रिलीजन से जुड़े हुए हैं, है ना, मतलब कौन से रिलीजन में इन टेक्स्ट को माना जाता है। तो अभी इसके पहले वाले जो 3 क्वेश्चन पेपर मैंने रिलीज करे हैं एनटीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनमें से 2 में ये वाला क्वेश्चन सेम था, और हम डिस्कस करके आ चुके हैं। तो मैंने आपको तब भी बोला था कि बच्चों अभी नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अभी मैंने आंसर बता दिया ना, तो अगली बार ये क्वेश्चन अगर दिखता है तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तीनों में थोड़े से शब्दों को घुमा कर बोला, लेकिन ऑप्शन सिमिलर थे, ठीक है, ऑप्शन सिमिलर थे, सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया था, बट ऑप्शन सिमिलर थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी 2016-17 में, 2021 में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, 2018-19 में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, जिस भी स्टेट बोर्ड के अंदर आया है। तो जैसे जिस बच्चे ने 2021, 2018-19 में ये वाले 2016-17 वाला पेपर सॉल्व किया होगा, तो उसको तो आंसर बन गया होगा ना,
क्लियर है कि नहीं? हो सकता है पहली बार में आपको ना आए, लेकिन एक बार आपने पढ़ा, मैंने आपको आंसर बता दिया, तो फिर अगली बार ये क्वेश्चन अगर आपको कहीं पे दिख रहा है तो आपको आंसर आना चाहिए। पक्का प्रॉमिस? आएगा, है ना? तो ये चीज अपने को करनी है। अब इसका आंसर मैं अभी नहीं बता रही क्योंकि पिछले 2 क्वेश्चन में मैं बता चुकी हूँ। इसका आंसर अब आपको बताना है कि त्रिपिटिका टेक्स्ट जो है वो कौन से रिलीजन से रिलेटेड है, वैदिक, बुद्धिज्म, जैनिज्म या फिर शैविज्म। ये हम बात कर चुके हैं पिछले 2 पेपर्स में। आपको बिल्कुल अलर्ट पे रहना है। मैं देखा है बच्चों को जब पेपर नहीं मिल रहे थे या नहीं आ रहे थे ना, तो बिल्कुल कमेंट भरे जा रहे थे, मैम मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, मैम करवाओ। तो वही एनर्जी पेपर आने के बाद में भी रहनी चाहिए, वही एंथुजियाज्म कंटेंट मिलने के बाद में भी होना चाहिए। कमेंट में आपकी एनर्जी दिखनी चाहिए कि आप लोग भी मेहनत कर रहे हो साथ साथ में, है ना? जिसने भी वो पिछले के 3 पेपर सॉल्व करे हैं उनको ये वाला आंसर बिल्कुल 110% बनेगा। जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन से रिलीजन को बिलोंग करता है या फिर कौन से रिलीजन से जुड़ा हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लैंग्वेज ऑफ संगम लिटरेचर वॉज। ठीक है, संगम लिटरेचर की लैंग्वेज कौन सी थी? कोई बात नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समझो संगम लिटरेचर जो है वो साउथ इंडिया का लिटरेचर है। ठीक है, कहाँ का लिटरेचर है? साउथ इंडिया का लिटरेचर है, जो हमारा सदर्न रीजन है ना, वहाँ का लिटरेचर है। काफ़ी फेमस लिटरेचर है, साउथ इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है वो बताता है, बयां करता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से अलग अलग कहानियों के तौर पर बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई हुई है। अब इसकी जो लैंग्वेज है या फिर इनिशियल लैंग्वेज जो थी जिसमें संगम लिटरेचर लिखा हुआ था वो कौन सी थी? तो वो लैंग्वेज जो थी वो थी तमिल। देखो, अब जाहिर सी बात है ऑप्शंस कैसे हम चूज कर सकते हैं कि संगम लिटरेचर के बारे में अगर हमको पता है कि ये कौन से रीजन का लिटरेचर है, तो संगम लिटरेचर साउथ इंडिया का लिटरेचर है ना? तो जाहिर सी बात है साउथ इंडिया में बंगाली, हिंदी और मराठी तो बोली नहीं जाती, है ना? वहाँ पे तो क्या बोली जाएगी? तमिल बोली जाएगी। तो सिर्फ एक बेसिक ऐसा की भी हमको मिल जाती है ना, तो फिर हम ऑप्शन आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, है ना? तो संगम लिटरेचर आपको ध्यान रखना है कहाँ का लिटरेचर है, साउथ इंडिया का लिटरेचर है, इसलिए लैंग्वेज भी कौन सी होनी है? तमिल होनी है। क्लियर? ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। हमारा आंसर इज ए, तमिल, राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अशोका वॉज द सन ऑफ। अशोका किसके बेटे थे, है ना? तो हमने मौर्य एम्पायर पे पूरी एक वीडियो बनाई थी और हमने डिस्कस किया था पूरा मौर्य साम्राज्य के बारे में, है ना? तो अशोका किसके बेटे थे? तो देखो, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो इनिशियल हमको एक राजा देखने को मिलते हैं। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हुए बिंदुसार। ठीक है, राजा बिंदुसार। आपने वो सीरियल भी देखा होगा अशोका वाला, है ना? वो 8 बजे आता था, नहीं 9 बजे आता था। ठीक है, वो ये वाला सीरियल आपने देखा होगा जिसके अंदर सिद्धार्थ निगम जो है वो अशोक बना था, याद होगा आपको। बहुत बढ़िया मतलब उन्होंने सीरियल बनाया था। और ऐसे जो सीरियल होते हैं वो बिल्कुल आपको देखने चाहिए, है ना? जो एथिक्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, पुराने समय के बारे में बताते हैं, कहानियाँ बताते हैं। क्योंकि ऐसे जब हम किताबें पढ़ते हैं ना, तो कई बार बहुत बार हमको इंटरेस्ट नहीं आता। जिन लोगों को किताबें पढ़ने का इंटरेस्ट है उनको तो बनता है, लेकिन जिनको नहीं है उनको फिर ध्यान नहीं, समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना? तो ऐसे लोगों के लिए जो सीरियल्स हैं, मूवीज़ हैं, काफ़ी अच्छी रोल प्ले करती हैं। उनको पिक्टोरियली चीज़ें समझ में आ जाती है कि अच्छा ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, और इंटरेस्ट भी बना होता है ना? तो आप अभी छोटे हो, देखा करो, ऐसी चीज़ें देखा करो, काफ़ी नॉलेज बढ़ता है इन सारी चीज़ों से। और देखो फिर ये ऐसे पेपर में भी काम आ जाते हैं, है ना? ऐसी चीज़ों को देखोगे तो मम्मी पापा भी नहीं बोलोगे कि कुछ नहीं रखा टीवी में, है ना? वो भी बोलेंगे कि चलो बच्चा अच्छी चीज़ देख रहा है। ठीक है, तो अशोक मैंने बताया ना, जैसे कि चंद्रगुप्त के बेटे कौन थे? बिंदुसार। ठीक है, चंद्रगुप्त के बेटे कौन थे? बिंदुसार। और बिंदुसार के बेटे कौन थे? अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक। बहुत बढ़िया कहानी है इनके, एकदम स्ट्रगल से भरी, इंस्पिरेशन से भरी, पूरी लाइफ ही काफ़ी अच्छी है अशोक की। मतलब अच्छी इन द सेंस इंस्पायरिंग। उनके लिए डिफ़िकल्ट लाइफ थी, लेकिन एक काफ़ी इंस्पायरिंग लाइफ है। उनको देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखने वाला सीरियल जरूर से। ठीक है, तो अशोका, अब इस हिसाब से अशोक किसके सन हो गए, है ना? तो अशोक किसके सन हो गए? बिंदुसार के सन हो गए। तो ऑप्शन में बिंदुसार दिख रहा है क्या? ये रहा, है ना? ऑप्शन में दिख रहा है बिंदुसार। क्लियर? समझ में आया? तो अगर मान लो अशोक वॉज अ सन ऑफ पूछा जाता है तो बिंदुसार टिक करना है। अशोक वॉज अ ग्रैंड सन ऑफ तो चंद्रगुप्त मौर्य टिक करना है ना? चंद्रगुप्त मौर्य दादाजी हो जाएंगे ना इस हिसाब से अशोक के। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे एक क्वेश्चन में से भी अपने हिसाब से 1-2 क्वेश्चन और बना लो कि ये नहीं, इसके अलावा ये पूछा गया तो क्या आंसर टिक करना है अपने को, है ना? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो ए ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। मतलब अभी फिलहाल तो बिंदुसार आना है, लेकिन अगर ग्रैंड फादर पूछा जाता है तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य टिक करना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए।
नेक्स्ट, हु वॉज द लास्ट एम्परर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया? मुगल डायनेस्टी का लास्ट एम्परर कौन था इंडिया में? तो मुगल डायनेस्टी का सबसे लास्ट एम्परर जो था वो था बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर था, जिससे फिर जो अपने ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने राज ले लिया था। ठीक है, ये समझ में आया। तो मुगल डायनेस्टी का लास्ट एम्परर कौन हो जाएगा? बहादुर शाह जफर। और पहला एम्परर कौन हो जाएगा ये जरा कमेंट में बताना। मैं तो कहती हूँ कि सिर्फ पहला एम्परर मत याद करो, मुगल डायनेस्टी के सारे एम्परर, मतलब सबसे पहला, फिर उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ऐसे 5-6 जो एम्परर है उनको लाइन से याद रख लो। एमसीक्यूज में किसी भी एग्जाम की तैयारी करो जिसके अंदर सोशल साइंस आ रहा है 10th तक का या 12th तक का सोशल साइंस, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है ये चीज़। मतलब 1 आध 2 3 4 तो पूछ ही लिए जाते हैं ऑप्शन उसमें से, है ना। तो कई बार पूछ लिया जाता है अशोक का बेटा कौन, सॉरी, कई बार पूछ लिया जाता है कि अकबर का बेटा कौन है, कई बार पूछ लिया जाता है हुमायूं का बेटा कौन है, कई बार पूछ लिया जाता है अकबर और बाबर का क्या रिलेशन है ना। कई बार पूछ लिया जाता है औरंगजेब और अकबर का क्या रिलेशन है। तो ऐसे हमको ना पता होना चाहिए, ठीक है, इनके रिलेशन, कि बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर। ठीक है, आगे क्या आप बताना। सारे के सारे मैंने पढ़ाए हैं आपको पूरे के पूरे। मुगल एम्पायर वाला जो हमारा वीडियो है ना उसके अंदर हमने पूरा डिस्कस किया है अच्छे से। ठीक है, 7th क्लास के एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। आंसर अभी फिलहाल क्या है? बहादुर शाह जफर। जैसे मैं कह रही हूँ ना कि एक क्वेश्चन हो उसमें से सोचो कि और क्या क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, तो उसको भी साथ ही साथ में कवर करते चलो। जैसे कि लास्ट एम्परर बहादुर शाह जफर है, तो इसके साथ में फर्स्ट एम्परर कौन था, उनका बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा कौन था, तो इसे फटाफट से रिवाइज कर लो। तो अगली बार हो सकता है उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो हमारा आंसर कवर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। द ग्रेव ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई इज सिचुएटेड एट। महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो कहाँ पर बनी है? ग्रेव मतलब जहाँ पर लक्ष्मीबाई जी को जो है, जिनकी समाधि बनाते हैं ना अपन मरणोपरांत, मतलब देहांत होने के बाद, है ना, समाधि बनाते हैं, मतलब मेमोरी को मेमोरेट करने के लिए, देखा होगा ना आपने। तो ऐसे महारानी लक्ष्मीबाई जी की जो समाधि है वो कहाँ पे बनी है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है वो ग्वालियर में बनी है। ठीक है, कहाँ पे बनी है? ग्वालियर में बनी है। महारानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? झांसी की रानी आई, है ना। तो महारानी लक्ष्मीबाई अगर पूछ लिया जाए कि रानी कहाँ की थी तो आपको क्या लिखना है? झांसी। ठीक है, और उनकी ग्रेव जो है वो कहाँ पे बनी हुई है? तो वो ग्वालियर में उनकी ग्रेव बनी हुई है। ठीक है, फूलबाग, है ना, कहाँ पे बनी है? ग्वालियर में एक जगह है, ग्वालियर में एक जगह है फूलबाग। बाग होता है ना, बाग, ये जगह है, यहाँ पर इनकी ग्रेव जो है बनी है महारानी लक्ष्मीबाई की। आप जा सकते हो, कभी भी ग्वालियर जाओ तो देखने ज़रूर जाना और उनको अपना नमस्कार करके आना, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे के आना। हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो रहे और हमारे जो पुराने वीर रहे उनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारी बातें समझ में आती है, बहुत इंस्पायरिंग है उनकी लाइफ की स्टोरीज। उन्होंने हमको बहुत सारे बड़े बड़े लफड़ों से बचाया है, खुद पे डील कर लिया उन्होंने और हमको उन सारी चीज़ों से दूर रखा। तो बहुत एहसान है इन लोगों का हमारे ऊपर, है ना। तो जब भी जाओ तो उनको एक सलाम ज़रूर देख के आना चाहिए। ठीक, तो महारानी लक्ष्मीबाई जी की ग्रेव कहाँ पे हुई? ग्वालियर में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक कफूर वॉज ट्रस्टेड जनरल ऑफ। अरे ये तो पता होगा यार, कफूर पता होगा ना, देखी होगी मूवी पद्मावत, है ना, तो मालूम है, पद्मावत से समझ में आ गया होगा कि क्या आंसर आएगा हमारा, है ना। तो यहाँ पे नाम में दिख रहा है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। तो क्या आएगा हमारा आंसर? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का एक काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड जनरल था, मतलब बहुत विश्वसनीय जनरल मानता था अलाउद्दीन खिलजी किसको? मलिक कफूर को, है ना। तो बहुत सारे तो हमारे मूवी सीरियल से ही काम हो जाते हैं हिस्ट्री के आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इब्राहिम लोदी वॉज डिफीटेड इन द, कौन से बैटल में इब्राहिम लोदी को हराया गया था? तो देखो, बैटल ऑफ पानीपत हम देखते हैं, फर्स्ट सेकेंड, और ऐसे यहाँ पे क्या क्या लिखे हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, फिर तलीकोटा वाला बैटल और फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन, है ना। तो पहला बैटल जो पानीपत का हुआ था ना, पानीपत की लड़ाई जो हुई थी पहली वाली, उसमें इब्राहिम लोदी को हराया था। किसने हराया था? बाबर ने हराया था। ठीक है, बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को और लोदी डायनेस्टी को ख़त्म किया था। मतलब कुल मिला के ये देख सकते हो कि इसके पहले दिल्ली सल्तनत का राज था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत जहाँ पे आके ख़त्म हुई, उसके बाद में लोदी डायनेस्टी शुरू हुई थी। लोदी डायनेस्टी की फिर बाबर से लड़ाई हुई, फिर बाबर ने अपना जो है वहाँ पर सेटअप किया था,
ठीक है, कामकाज। तो यहाँ से ऐसे मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई। मुगल एम्पायर की शुरुआत हो गई थी, बाबर ने लोधी डायनेस्टी को हरा के, इब्राहिम लोधी को हरा के मुगल डायनेस्टी की क्या रख दी थी, मतलब एक शुरुआत कर दी थी। ठीक है, फिर उसके बाद में हुमायूं आता है ना, तो फिर इब्राहिम लोधी का जो बेटा होता है वो फिर हुमायूं को हरा देता है। ठीक है, और फिर हुमायूं वापस भाग जाता है, लेकिन फिर हुमायूं वापस आता है अकबर के पैदा होने के बाद में, फिर से इसको खत्म करता है और फिर से वापस से क्या करता है, अपना मुगल एम्पायर की बुनियाद रखता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है पूरा का पूरा मुगल एम्पायर में। मैं कह रही हूँ वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल एम्पायर अगर किसी ने कवर नहीं करा है तो देख लेना अच्छे से, मुगल एम्पायर और दिल्ली सुल्तान। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली अगर इब्राहिम लोधी को हराने वाली बात हो रही है तो इब्राहिम लोधी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हराया था। किसने हराया था? बाबर ने हराया था, है ना। इतना अपने को ध्यान रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। नेक्स्ट, हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार? रिवॉल्ट ऑफ 1857 काफी फेमस रिवॉल्ट है। मैं तो कहती हूँ इसके ऊपर जो है आज ही यूट्यूब पे सर्च करना है, या मौका मिला तो मैं भी एक वीडियो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के ऊपर पूरी बनाऊंगी। काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्लस हमारी हिस्ट्री का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है रिवॉल्ट ऑफ 1857। अगर सब कुछ अच्छा चलता तो हो सकता था कि हम तभी इंडिपेंडेंट हो जाते, है ना, लेकिन हम नहीं हो पाए क्योंकि यहाँ पर हमारी हार हो चुकी थी। लेकिन एक शुरुआत तो ज़रूर यहाँ से हो गई थी, है ना। तो ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है ना, ये हर जगह पर हुआ था इंडिया में, बहुत सारी जगहों पर हुआ था। तो बिहार में इसको किसने लीड किया था, है ना, तो बिहार में इसको लीड किया था कुंवर सिंह ने। ठीक है, बाबू कुंवर सिंह इनका नाम था, है ना। बाबू कुंवर सिंह ने इस चीज़ को लीड किया था। करीब वो 80 साल के हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हथियार वगैरह उठाए और इसमें भागीदारी दिखाई थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, तो हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार? बाबू कुंवर सिंह। ऐसे कुंवर सिंह भी आ सकता है या फिर पूरा नाम भी आपको ऑप्शन में पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैं पूरा आपको लिख देती हूँ। क्लियर? अगर ऐसे आ जाए बाबू कुंवर सिंह तो फिर कंफ्यूज मत होना, तब भी आंसर वही सेम रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आंसर इज राइट, कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज फेमस एज देश बंधु? अच्छा, देश बंधु का मतलब क्या होता है? बंधु का मतलब क्या होता है? अरे आप तो हमारे बंधु हो, है ना। तो मतलब बंधु का मतलब क्या होता है? फ्रेंड होता है। ठीक है, तो फ्रेंड, देश बंधु यानी कि क्या? देश का फ्रेंड, है ना, मतलब देश के लिए एक अच्छा व्यक्ति, है ना। तो देश बंधु किसे कहा जाता था? ठीक है, चंद्रशेखर को कहा जाता था, एओ ह्यूम को कहा जाता था, चित्तरंजन दास को कहा जाता था, या वीर सावरकर को कहा जाता था। ठीक है, तो चित्तरंजन दास, आपने ये नाम सुना होगा। ऐसे चित्तरंजन दास से आपको नाम नहीं याद आ रहा होगा, लेकिन सीआर दास से जरूर आपको नाम याद होगा, है ना। स्वराज पार्टी जिसने बनाई थी मोतीलाल नेहरू जी के साथ में मिलकर, उन्हीं का पूरा नाम जो है वो चित्तरंजन दास है। ठीक है, तो चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता था? देश बंधु भी कहा जाता था, एज इन कि ये देश के लिए काफ़ी अच्छे पर्सन हैं, यानी कि एक पूरे देशवासियों के लिए एक दोस्त समान है ना, काफ़ी बढ़िया व्यक्ति थे, तो इसलिए इनको देश बंधु भी कहा जाता था। क्लियर है? तो ऐसे आप याद रख सकते हो, देश बंधु किसे कहा जाता था? चित्तरंजन दास, जो कि है सीआर दास भी, आप ऐसे नाम आपने सुना होगा, सीआर दास करके, है ना। स्वराज पार्टी को को फाउंड किया था इन्होंने किसके साथ में? मोतीलाल नेहरू जी के साथ में। 10th क्लास में नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा है हमने बहुत, एकदम घिस के 50-50 बार। NTSC में पढ़ा, फिर वन शॉट रिविजन में पढ़ा, फिर टॉपिक वाइज वीडियो में पढ़ा, फिर फुल चैप्टर में पढ़ा, है ना, तो बहुत बार पढ़ लिया हमने इसको। सत्यार्थ प्रकाश वॉज कंपोज्ड बाय? सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी, है ना। तो सत्यार्थ प्रकाश, पहले तो इसका नाम जो है हम तोड़ते हैं, है ना, इसका नाम जो है वो हम तोड़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश मतलब लाइट ऑफ ट्रूथ। ठीक है, मतलब सत्य के ऊपर थोड़ा उजाला डालना, है ना, मतलब सत्य को थोड़ा लोगों को दिखाना कि व्हाट इज द ट्रूथ, ऐसे करके। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है वो किसने लिखी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी थी। ठीक है, किसने लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, और एक और किताब माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये किसने लिखी थी? किसकी ऑटोबायोग्राफी थी ये? माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये हमने पढ़ा है पुराने वाले प्रीवियस ईयर वीडियोस में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाले जो वीडियोस रिलीज हुए हैं, तो आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ किसकी ऑटोबायोग्राफी थी? जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बताना, है ना। अभी सत्यार्थ प्रकाश जो है वो किसने लिखी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से
क्या करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो देख लेते हैं मैचिंग किस हिसाब से की हुई है। बुलंद दरवाजा अकबर, अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, ताजमहल शाहजहां, रेड फोर्ट बाबर। अच्छा, मतलब इसमें मैचिंग जो है वो ऐसा है कि आपको कुछ मॉन्यूमेंट्स दिए हैं या कुछ आर्किटेक्चर दिए हुए हैं, तो हमको बताना है कि हमको बताना नहीं है, मतलब हमको ये चेक करना है कि ये सही मैच है कि नहीं, कि ये वाला आर्किटेक्चर इन्होंने बनवाया था ऐसा। तो बुलंद दरवाज़ा तो अकबर ने बनवाया था, सही बात है ना। अलाई दरवाज़ा जो है वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ठीक है। और ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है, इन द मेमोरी ऑफ, बताओ जरा। और रेड फोर्ट किसने बनवाया था? बाबर ने नहीं बनवाया था, ठीक है। रेड फोर्ट भी किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। क्लियर है? तो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, हमको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया हुआ है। तो ये करेक्टली मैच नहीं किया हुआ है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये रेड फोर्ट किसने बनवाया था? बाबर ने नहीं बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। अच्छा, ये चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हो कि मुगल एम्पायर में जो एम्परर रहे उनका एक एरा था। जैसे कि अकबर की हम बात करें ना, तो अकबर का एरा था एडमिनिस्ट्रेशन का। उसने ऐसी ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिंग स्ट्रैटेजीज बनाई थी कि वाह, मतलब ऐसी चीज़ें वो लेकर आया था एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कि बिल्कुल मुगल एम्पायर एकदम फ्लो में बन गया। आने वाले एम्परर को कुछ नहीं, सिर्फ वही स्ट्रैटेजी से वो काम करते चलते, तो पूरा का पूरा एक सिस्टम बना दिया था उसने, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिंग वाला एरा किसका था? अकबर का था। शाहजहां का आर्किटेक्चर वाला एरिया था। कौन सा एरिया था? आर्किटेक्चर वाला एरिया। मतलब आर्किटेक्चर बहुत सारे बनवाए थे शाहजहां ने, जैसे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, ऐसा। इसको बिल्डिंगों से बड़ा प्यार था, तो ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स इसने बनवाए। वहीं अगर हम जहांगीर की बात करते हैं, तो जहांगीर को जो है वो पेंटिंग से बहुत लगाव था, वो बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बनाया करता था, ठीक है। तो जहांगीर, अगर पेंटिंग के एरा की बात हो मुगल एम्पायर में, या कोई सी भी पेंटिंग की बात हो कि ये पेंटिंग किसने बनाई थी मुगल एम्पायर के समय पे, और मुगल एम्परर का नाम देते, तो आंख बंद करके जहांगीर टिक कर देना। क्लियर? लेकिन हाँ, अकबर जो है वो बुलंद दरवाजा अगर आ जाता है तो फिर उसमें अकबर अपने को टिक करना है, वहां शाहजहां मत टिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे जो 3 करेक्ट मैच है इसको भी याद कर लो, तो कई बार इसमें भी क्वेश्चन आ जाए कि भैया बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? तो अकबर ने बनवाया। पता चला कि आप कह रहे हो कि रिया मैम ने तो बोला था कि शाहजहां का आर्किटेक्चर वाला काम था, तो बुलंद दरवाजा में भी शाहजहां टिक करके आ गए। नहीं, ऐसे याद रखना है थोड़ा बहुत, तो कि बुलंद दरवाजा अकबर ने बनाया था, अलाई दरवाजा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, ताजमहल शाहजहां ने बनाया था, रेड फोर्ट भी शाहजहां ने बनवाया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गुलबदन बेगम वॉज द डॉटर ऑफ, गुलबदन बेगम किसकी बेटी थी? तो गुलबदन बेगम जो है वो बाबर की बेटी थी। किसकी बेटी थी? बाबर की बेटी थी, ठीक है, आंसर है। अब इसको कैसे याद कराऊं? बाबर की बेटी थी, गुलबदन बेगम, बेगम बाबर, ऐसे करके याद रख लो, है ना। गुलबदन बेगम जो है वो बाबर की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारडोली सत्याग्रह वॉज लेड बाय, देखो सत्याग्रह की स्पेलिंग कई बार सत्याग्रह भी दी जाती है या सत्याग्रह भी दी जाती है, कंफ्यूज मत होना, है ना। तो बारडोली सत्याग्रह किसने लीड किया था या किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो देखो हुआ ये था कि गुजरात में जो बारडोली वाला एरिया है, ठीक है, वहां पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी एक टाइम पे, ठीक है। बहुत सारी जगह पे इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस थी, तो सभी जगह लोगों ने सत्याग्रह उस हिसाब से किए थे, ठीक है। लेकिन बारडोली में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आई तब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं मानी, 30% टैक्स और बढ़ा दिया, है ना। तो मतलब पुराना वाला जो रेवेन्यू है, पुराना वाला जो टैक्स है, उसको तो कम नहीं कर रहे और ऊपर से टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स को परेशानी हो गई थी। अब उनके पास में प्रॉपर्टीज़ भी नहीं बची थी, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉपर्टी वो सेल कर चुके थे रेवेन्यू पे करने के लिए, ठीक है। तो अब हालत जो है वो बद से बदतर हुए जा रही थी एक समय पे। तो बारडोली में सत्याग्रह शुरू किया था। बारडोली कहाँ पे है? बारडोली जो है वो गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। और यहाँ पर सत्याग्रह किसने किया था? हमारे दादा भाई ने, दादा भाई इन द सेंस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ पे इन्होंने बारडोली सत्याग्रह शुरू किया था? गुजरात में। बारडोली एरिया था, क्या पंचायत हो रही थी? पंचायत हो रही थी रेवेन्यू को लेकर, है ना। ब्रिटिशर्स ने और ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए थे, जिसकी वजह से फार्मर्स बहुत परेशान हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, है ना। ब्रह्मो समाज किसने शुरू की थी या किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो पहली बात, ब्रह्मो समाज है क्या? ब्रह्मो समाज जो है वो एक समाज की शुरुआत की गई थी जिसके अंदर हिंदू धर्म को लेकर वापस से बात
हिंदू धर्म को बढ़ाने की बात की जा रही थी, है ना। मतलब एक समय ऐसा आया था कि लोग जो है वो धर्म से काफ़ी ज़्यादा दूर होते जा रहे थे, तो फिर लोगों ने सोचा कि ये तो गलत है, अपने धर्म से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये हमको सिखाती है। हमारे जो पुराने वेद है, जो हमारे पुरानी बातें हैं, जो पुराने मंत्र हैं, वो अगर अभी से लोग भूलने लगेंगे तो फिर आगे जाके तो जनरेशन याद ही नहीं रखेगी, है ना। तो ऐसे करके ब्रह्मो समाज की शुरुआत की गई थी। ब्रह्म मतलब क्या होता है ना, हमारा ब्रह्म मतलब यूनिवर्स, है ना, ठीक है, जो ब्रह्म देव होते हैं, यूनिवर्स होता है हमारा पूरा, तो उससे जुड़ी हुई हिंदू धर्म में बहुत सारी बातें की गई है। तो ब्रह्मो समाज की शुरुआत उस नाम से जो है वो की गई थी। किसने शुरू की थी? राजा राम मोहन रॉय ने। किसने? राजा राम मोहन रॉय ने। ऑल्सो एक और चीज़ है कि सती प्रथा किसने बंद करवाई थी, है ना, किसने शुरू किया था? क्योंकि पहले ऐसा होता था कि मान लो कि एक लड़का और लड़की की शादी हो चुकी है, अब दे आर हस्बैंड वाइफ, अब किसी कारणवश हस्बैंड की डेथ हो जाती है ना, तो लेडी को भी उन्हीं के साथ में जिंदा जला दिया जाता था। मतलब ऐसा कहा जाता था कि अगर जिंदा नहीं जलती है या फिर अपने पति के साथ में नहीं समर्पित हो जाती है तो फिर वो सबसे बड़ा पाप होता है और चुड़ैल बनते हैं, फलाना फलाना, ऐसा पता नहीं बोलते थे लोग पुराने ज़माने में ऐसे। तो उसकी वजह से क्या होता था कि और औरतों को ऐसा लगता था कि अरे यार पता नहीं क्या हो जाएगा हमको और जिंदा रहेंगे तो वो भी साथ साथ में बैठ जाती थी। मतलब जैसे जो अग्नि होती है, अर्थी जब जलाते हैं, ठीक है, पूरी की पूरी, तो उसी के साथ में जो है वो जिंदा औरतें भी बैठ जाया करती थी। कई बार मन से बैठ जाती थी और कई बार ज़बरदस्ती भी बिठाया जाता था। तो ये मतलब फिर उसके बाद में जिंदा, जब जैसे अर्थी तो ठीक है वो डेड बॉडी है, वो तो फिर मरे, मतलब उसको आपने जलाया तो उसको कोई असर होगा नहीं, लेकिन आप सोचो आप जिंदा व्यक्ति को अगर जला रहे हो तो फिर वो पूरे गाँव में मतलब दहशत जैसी फैल जाती थी। तो ये प्रथा काफ़ी ज़्यादा भयानक थी, काफ़ी भयावह थी और इसको रोका गया था किसके द्वारा? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। इसको सती प्रथा कहा जाता था और फिर इसको राजा राम मोहन रॉय ने रोका कि नहीं ये गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए, धर्म के नाम पर आप उल्टे काम करा रहे हो, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो। क्लियर? अब मतलब पिता तो चले गए, साथ साथ में माता को भी सती प्रथा में कर दिया, तो फिर बेचारे बच्चे किसके भरोसे? वो तो और गलत कर रहे हो ना। मतलब ठीक है पिता तो चले गए, डेथ हो गई उनकी, अब डेथ तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन किसी को जबरदस्ती मारना तो ये तो मर्डर ही हुआ ना, है ना। तो फिर इसको बंद किया गया था। तो अगर ऐसे क्वेश्चन में आ जाता है सती प्रथा किसने बंद करवाई थी, तो वो भी हमको ध्यान रखना है, राजा राम मोहन रॉय ने। और ब्रह्मो समाज की शुरुआत किसने की थी? वो भी राजा राम मोहन रॉय ने की थी। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आंसर क्या है हमारा? सही है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस स्वामीनाथन इज एसोसिएटेड विथ। एम एस स्वामीनाथन कौन से रिवॉल्यूशन से जुड़े हुए हैं? तो देखो हुआ ये एम एस स्वामीनाथन के रिवॉल्यूशन को आपको अगर ध्यान में रखना है तो वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत इंडिया में एम एस स्वामीनाथन जी ने की थी और ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात करें तो वो नॉर्मन ने की थी। ठीक है, तो नॉर्मन वांटेड कि इतना ज़्यादा लोग जो है वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, तो क्यों ना इसको टेक्नोलॉजी की मदद से थोड़ा कुछ नया करके और प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ा दी जाए। क्लियर? तो ऐसे ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। अब उसी फील्ड से इंटरेस्टेड इंडिया में जो लोग थे उनको ही पता चला कि ग्रीन रिवॉल्यूशन चल रहा है, तो जैसे इंडिया में एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, तो उनको ऐसा लगा कि यार इंडिया में तो लोग बिल्कुल ही पूरी तरीके से एग्रीकल्चर से ही जुड़े हुए थे उस समय पे, तो है ना, टर्शरी सेक्टर वगैरह और सेकेंडरी सेक्टर तो बहुत बाद में आया, तो उनको ऐसा लगा कि यार इसको और अच्छे से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत फिर इंडिया में की थी, है ना। तो नाम क्या है? एम एस स्वामीनाथन। काम क्या है? ग्रीन रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर क्या है? सही है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ध्यान रखना है अपने को। पन्ना इज फेमस फॉर। पन्ना क्या है? पन्ना एक पेट्रोलियम है, पन्ना एक हीरा है, पन्ना एक कोल है यानी कि कोयला है, या फिर पन्ना कोई गोल्ड है ना। पन्ना तो आपने सुना होगा अंगूठी में पहनते हैं, है ना। अब अंगूठी में क्या कोल लगता है या पेट्रोलियम लगता है या सोना भी अगर लगता है तो आसपास लगता है ना, लेकिन बीच में तो नहीं लगता ऐसा। ठीक है, तो पन्ना जो है वो हीरा होता है। ठीक है, इसको याद करने का यही तरीका है कि पन्ना क्या होता है? एक हीरा होता है जो कि कई बार लोग अंगूठी में पहनते हैं, नेकलेस पेंडेंट में भी लगवाते हैं, है ना। तो पन्ना इज फेमस फॉर डायमंड। इट इज नीदर अ पेट्रोलियम नॉर अ कोल नॉर गोल्ड। क्या है? डायमंड। डायमंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इंडियाज बिगेस्ट डेजर्ट इज। इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? तो आपने देखा है ये अपना जम्मू कश्मीर वाला एरिया हो गया, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा बन गया यार ये, अरे इधर आओ, थार तो आ ही गया, टिक हो ही गया, चलो ठीक है। पर जैसे कि ये हमारा कौन सा है? जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, ठीक है, ऐसे पूरा,
है ना। फिर यहाँ से ये ऐसे निकलते हुए आती है, फिर इधर की साइड में क्या आ जाता है अपना गुजरात, है ना, गुजरात आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है ना, राजस्थान वाला एरिया, इतना इतना, वहाँ पर क्या है, थार डेजर्ट है। थार डेजर्ट के बाद में यहाँ पर अरावली हिल्स वगैरह है, जो कि क्या करती है, थार डेजर्ट को उत्ते तक ही रखती है। नहीं तो यहाँ पर अगर हिल्स नहीं होती तो फिर ये थार डेजर्ट और फैल फैल के इधर आ जाता, है ना। तो इंडिया में मतलब हर एक चीज़ एकदम बढ़िया तरीके से रखी हुई है, मतलब समझो कि ऐसा भगवान ने प्लान करके कि यहाँ पे ये रखा है तो चलो यहाँ ये रख देता हूँ, यहाँ ये है तो यहाँ ये रख देता हूँ, ऐसे करके बिल्कुल बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, थार डेजर्ट है राजस्थान वाले एरिया में, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। अब यहाँ पर हमको एक सहारा डेजर्ट भी दिख रहा है ना, अटाकामा डेजर्ट भी दिख रहा है, ठीक है। तो हमको कई बार ऐसा लगता है कि यार डेजर्ट डेजर्ट ही है ये तो तीनों, तो कौन सा टिक करे फिर हम। तो देखो सहारा डेजर्ट, अगर वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट पूछा जाए, है ना, तो फिर वो सहारा डेजर्ट है। कहाँ पे है, अफ्रीका में, ठीक है। तो वैसे आप इसको याद रख सकते हो। बाकी इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर सबसे बड़ा डेजर्ट पूछा जाए तो वो कौन सा है, थार डेजर्ट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल इज, कोल, सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल जो है वो कौन सा होता है। तो कोल की लेवल की अगर हम बात करें तो इनिशियल लेवल पे क्या रहता है, पीट, है ना। मतलब बेसिकली कोल बनता कैसे है कि पेड़ पत्ती पौधे ऐसे जो होते हैं फॉरेस्ट में, वो धंसते जाते हैं ज़मीन में, डिकम्पोज होते जाते हैं, फिर अंडर प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड हीट, है ना, क्या होती है, पहले वो पीट बनता है, फिर पीट से क्या बनता है, आगे आगे बढ़ते जाता है। ये पूरे तीनों लेवल आपको बताने हैं, ठीक है, कि पीट से क्या बनता है, उसके बाद में कौन सा बनता है, उसके बाद में कौन सा बनता है, और उसके बाद में कौन सा बनता है, ठीक है। ऐसे मैं आपको नाम बता देती हूँ, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट, ठीक है। अब पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट, ऐसे मैंने 4 नाम आपको बता दिए। अब बताना कि इनिशियल लेवल पे कौन सा रहता है, फिर उसके बाद में क्या बनता है, फिर क्या बनता है, फिर क्या बनता है, ठीक है। अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे अच्छी क्वालिटी का कौन सा है, तो अच्छी क्वालिटी का कौन सा होगा, जिसमें एकदम बहुत ज़्यादा प्रेशर लग गया होगा और बहुत ज़्यादा हीट डेवलप हो चुकी होगी, मतलब जो बहुत पुराने समय से डिकम्पोज होते जा रहा होगा, है ना, वही अच्छी क्वालिटी का बन के आएगा, है ना। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोल होता है वो कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट होता है, ठीक है। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल होता है, एकदम डार्क कलर का होता है, प्लस हीट भी बहुत अच्छे से डेवलप होती है इसके अंदर। रिहान वैली प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन, रिहान वैली प्रोजेक्ट कहाँ पर लोकेटेड है, तो रिहान वैली प्रोजेक्ट जो है वो उत्तर प्रदेश पे लोकेटेड है। अब देखो ये मध्य प्रदेश भी कुछ लोग बोल सकते हैं, लेकिन आप क्लियरली उसको मध्य प्रदेश नहीं बोल सकते, क्योंकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे है, लेकिन है उत्तर प्रदेश की साइड में, है ना। ऐसे रिजर्वायर बना हुआ है तो है उत्तर प्रदेश की साइड पे, लेकिन बॉर्डरिंग एरियाज है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो रिहान वैली प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर बना हुआ है, उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, क्लियर। आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइबर क्रॉप, इनमें से कौन सी क्रॉप फाइबर क्रॉप नहीं है ना। तो देखो फाइबर क्रॉप कौन सी होती है, जिससे कुछ सामान बनाया जा सकता है ना, या फिर जैसे कॉटन है तो उससे कपड़ा बनाया जा सकता है, जूट है तो उससे बैग बनाया जा सकता है ना। ऐसे हेम्प, 3 हमने पढ़े थे फाइबर क्रॉप के अंदर, है ना, कौन कौन से, एक तो कॉटन, एक जूट और एक हेम्प, ठीक है। कॉटन जूट तो हमको पता है, हेम्प क्या होती है, तो लोग हेम्प को ना कैनेबीज भी समझते हैं, लेकिन मतलब भांग होता है, भांग सुना है आपने, भोले बाबा को जो चढ़ती है, हेम्प उसको बोलते हैं, है ना। अब इससे ना कई बार जो इसकी पत्तियां होती है, ठीक है, इसको प्रोसेस करके कई बार इससे टेक्सटाइल वगैरह भी बनाया जाता है ना। तो एज इन एग्जैक्ट ड्रग तो नहीं बोल सकते, ठीक है, लोग इसको प्रसाद भी मानते हैं, लेकिन हेम्प जो है वो क्या है, वो फाइबर क्रॉप नहीं, हमको कोई सी पूछिए तो हेम्प तो क्या है, फाइबर क्रॉप है, क्योंकि इससे टेक्सटाइल्स वगैरह भी बन जाते हैं, ठीक है। अब इनमें से फाइबर क्रॉप नहीं है जो हमको बताना है, तो एक तो कॉटन फाइबर क्रॉप हो गई, जूट भी फाइबर क्रॉप हो गई, हेम्प भी फाइबर क्रॉप हो गई, बचा क्या, रबड़, है ना। तो रबड़ क्या है, फाइबर क्रॉप नहीं है, और वैसे भी रबर फाइबर क्रॉप नहीं भी बचता तो क्या है, इतना तो हमको मालूम है, इतना तो हमने पढ़ा है, इतना तो हमने सीखा है। 5th जून इज सेलिब्रेटेड एज, 5th जून कौन सा डे की तरह, कौन से दिन की तरह सेलिब्रेट किया जाता है ना। तो 5th जून इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, है ना। मतलब एक स्लोगन के साथ में शुरू किया गया था इसको 1972 के अराउंड, हाँ, एक स्लोगन के साथ में शुरू किया गया था, ओनली वन अर्थ, ऐसा कि एक ही पृथ्वी है हमारी, इसको हमको बचाना है, ऐसे करके। तो 5th जून को जो अपना यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है
उसमें 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की तरह रिकॉग्नाइज किया गया था। क्लियर है? तो 5 जून किस तरीके से सेलिब्रेट होता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की तरह सेलिब्रेट होता है। मैक्स मूलर वॉज अ फेमस डैश स्कॉलर, है ना? तो कौन से नेशनैलिटी का स्कॉलर है मैक्स मूलर? तो मैक्स मूलर जो है वो जर्मन नेशनैलिटी का स्कॉलर है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 9th में, या फिर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में भी हो सकता है आपने पढ़ा हो। हाँ, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा। मैक्स मूलर के बारे में बात की जाती है, जो कि क्या है, एक जर्मन स्कॉलर है। ठीक है, यूरोप में जब बात करते हैं ना हम 9th में, तो हम सिर्फ फ्रांस की बात करते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। फिर जब 10th में आते हैं हम, तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ते हैं कि कैसे फिर फ्रांस से नेशनलिज्म पूरे के पूरे यूरोप में फैला। तो यूरोप में भी कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती है? जर्मनी आ जाता है, इटली आ जाती है ना? इनकी सबकी हमने बात की थी। ठीक है, तो जर्मनी की जब हम बात करते हैं तब मैक्स मूलर की बात होती है वहाँ पे, है ना? तो मैक्स मूलर क्या है? ही इज अ जर्मन स्कॉलर। अंकलेश्वर इज लोकेटेड एट, अंकलेश्वर कहाँ पर लोकेटेड है? तो बताइए ज़रा, अंकलेश्वर में रहने वाले लोग अपने स्टेट का नाम बताइए। ये आंसर मैं नहीं बता रही आपको, है ना? अंकलेश्वर कौन से स्टेट में आता है? आप में से कई लोग इस जगह पर भी रहते होंगे, है ना, या फिर स्टेट में रहते होंगे, तो ज़रा नाम बताइए। और जो लोग वहाँ नहीं रहते उनको नॉलेज दीजिए थोड़ा, है ना? तो ये वाला आंसर आपको बताना है कि अंकलेश्वर कौन से स्टेट में लोकेटेड है। इसका आंसर मैं नहीं बता रही। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? जैसे कि हमने आर्किटेक्चर वाले में बात की थी ना, ऐसे यहाँ पर भी हमको बताना है कि हीराकुंड, अच्छा यहाँ पे ये जो डैम्स है ये बताए हुए और इनकी नदी बताई हुई है ना? तो हमको बताना है कि कौन सी नहीं है, मतलब सही नहीं है। ठीक है, तो हीराकुंड जो है वो महानदी पे बना हुआ है, बिल्कुल सही। भाखरा नंगल सतलज पे बना हुआ है, बिल्कुल सही। नागार्जुन कृष्णा रिवर पे बना हुआ है, बिल्कुल सही। अब वैसे तो बचता माता टीला है ना? लेकिन इसमें भी हम समझ सकते हैं इसको कि माता टीला जो है वो गंगा, माता टीला इतना ध्यान रख सकते हैं हम कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में गंगा नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश में गंगा रिवर नहीं है, तो जाहिर सी बात है माता टीला जब मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में गंगा नहीं है तो ये करेक्ट मैच हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर गंगा नहीं है तो कौन सी रिवर पे बनी है? बताइए ज़रा, आप कीजिए मेरे साथ में थोड़ी मेहनत, है ना? इतने मैंने आपको हिंट दे दी। देखो, खुद से करोगे ना तो हमेशा हमेशा याद रहेगा। बी से नाम है, इतना ज़रूर बता सकती हूँ रिवर का, है ना? रिवर का नाम किससे है? बी फॉर बैग। ठीक है, बी से नाम है रिवर का। बताइएगा ज़रा कमेंट में कि किस रिवर पे बना हुआ है माता टीला डैम, है ना? तो गंगा पे तो नहीं है, ये फॉर श्योर है, और मध्य प्रदेश में है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज, अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल जो है वो ईटानगर है। ठीक है, कौन सी नगर है? ईटानगर है। कौन कौन रहता है ज़रा यहाँ पे थम्स अप करके, नहीं ऐसे बताइएगा कि आई एम फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश या आई एम फ्रॉम ईटानगर, है ना? आइए कभी ईटानगर घूमने, है ना? तो ऐसे करके बताइएगा ज़रा, आप बुलाइए सब लोगों को ईटानगर। तो ईटानगर क्या है? अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 26, सतलज, बियास, रावी, चेनाब एंड झेलम आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ, कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरीज है ये, है ना? मतलब ऐसा है ना कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये बड़ी बड़ी रिवर्स है, और इन रिवर्स में से बहुत सारी रिवर्स निकली हुई हैं और अलग अलग स्टेट में जाती हैं। तो ये जो बड़ी रिवर्स में से रिवर्स निकली हुई है और स्टेट में जाती है, इनको क्या कहा जाता है? ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। ठीक है, तो सतलज, बियास, रावी, चेनाब, झेलम, ये किस बड़ी रिवर में से निकली हुई है? तो ये निकली हुई है इंडस से। ठीक है, कौन से निकली हुई है? इंडस रिवर से निकली हुई है, क्योंकि आप देखते हो कि इंडस रिवर जो है वो नॉर्थ साइड से आती है ना? नॉर्थ साइड से आती है। और ये सतलज, बियास, रावी को भी आपने देखा होगा कि वो नॉर्थ में से ही निकली हुई है ना? तो इंडस रिवर जो है हमारी सिंधु नदी, उसमें से निकली हुई है। कौन कौन सी रिवर? सतलज, बियास, रावी, चेनाब और झेलम। ठीक, आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, काजीरंगा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम में है। कहाँ पे है? असम में है। देखो, बहुत सारे स्टेट के नेशनल पार्क्स हैं, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। जैसे गिर नेशनल पार्क हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, इनके स्टेट कई बार पूछ लिए जाते हैं, है ना? और मोस्टली उन्हीं स्टेट के एग्जाम में भी आता है, कई बार दूसरे स्टेट के एग्जाम में भी आ जाता है। अब जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पेपर असम का है ना? ये असम का पेपर नहीं है, ये दूसरे स्टेट का पेपर
है, ठीक है। लेकिन कई बार देखो आ गया ना इसके अंदर भी, तो आपको तो सारे स्टेट के पेपर जो मिल जाए अच्छा लग रहा है कि हाँ ये वैलिड क्वेश्चन है और ये वाले चैप्टर जो है वो मैंने पढ़े हैं, है ना, तो वो आप सॉल्व कर लेना। महाराष्ट्र का पेपर मैं बोलूँगी कि वो महाराष्ट्र वाले बच्चे ही सॉल्व करें, बाकी ज़्यादा को महाराष्ट्र का पेपर काम नहीं आना ऐसा। जैसे यूपी है, आप मोस्टली अगर आप सब पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हो, आप यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, ये वाले जो पेपर हैं इनको अच्छे से सॉल्व कर लो। मतलब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत सारे दूसरे स्टेट्स में भी पूछे जाते हैं, छत्तीसगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द फेमस सांची स्तूपा इज इन, ये तो इतनी हजार बार पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन कि सांची स्तूपा कहाँ है। कितने ही पेपर उठा लो आप, एक ना एक बार तो मिल ही जाएगा पुराने साल के पेपर में। कभी 2016-17 में पूछा है, कभी 2018-19 में पूछा है, कोई से भी स्टेट के पेपर में कि सांची स्तूपा कहाँ है, तो सांची स्तूपा भाई मध्य प्रदेश में है। और प्रिसाइज पूछे किसी स्टेट में ना, सिटी का भी नाम पूछा था, है ना, तो भोपाल के पास में है, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। ओ महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश, है ना, महाराष्ट्र गलती, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश दिखाने कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, सांची स्तूपा, ठीक। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज पुष्कर फेयर हेल्ड, तो पुष्कर का मेला कहाँ पे लगेगा, पुष्कर में, और पुष्कर कहाँ पे है, राजस्थान में, तो पुष्कर कहाँ पे है, राजस्थान में है भाई। अच्छा, यहाँ पर पुष्कर में देखो ऐसा माना जाता है कि आपने वो सुने अपने त्रिदेव, है ना, विष्णु भगवान, भोलेनाथ और कौन से अपने ब्रह्मा जी, ठीक है। तो ब्रह्मा जी को ना ऐसा था, ब्रह्मा जी की इंटरेस्टिंग सी एक कहानी सुनाती हूँ कि ब्रह्मा जी जो है वो बहुत बड़ा यज्ञ करने वाले थे, ठीक है। अब वो यज्ञ की ना सारी की सारी तैयारी हो गई। अब ब्रह्मा जी की पत्नी जो थी वो थी सावित्री जी, है ना, तो अब सावित्री जी तैयार होने गई, ठीक है। तो अब बहुत देर हो गई उनको तैयार होते होते, आई नहीं। अब यज्ञ का क्या हो रहा था, मुहूर्त निकला जा रहा था, ठीक है, मतलब यज्ञ का जो समय था वो निकले जा रहा था। तो सावित्री जी आई नहीं रही, कई बार संदेश पहुंचाया लेकिन वो उन तक पहुंचा ही नहीं। वो बिल्कुल एकदम सजने धजने में लगी थी, उनको ऐसा था कि इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और हम अपने पति के साथ में बैठ रहे हैं तो फिर एकदम बढ़िया से लगने चाहिए, है ना। तो फिर वो एकदम तैयार होने में लग गई, ठीक है। अब इधर यज्ञ का समय निकला जा रहा था, तो फिर पंडित जी ने ब्रह्मा जी को एक सॉल्यूशन बताया इस चीज़ का कि ऐसा करो कि ये जो यज्ञ की अग्नि है इसमें से एक देवी को आप उत्पन्न करो, ठीक है। फिर उन्हीं को आप सावित्री जी की जगह पर बिठाओ अपने साथ में और उनके साथ में यज्ञ करो, क्योंकि यज्ञ का समय निकला जा रहा है। तो फिर ऐसे में ब्रह्मा जी ने जो है वो यज्ञ की अग्नि में से गायत्री माता को उत्पन्न किया, ठीक है। किसको उत्पन्न किया, गायत्री माता को उत्पन्न किया और सावित्री जी की जगह गायत्री माता को बिठाया। अब वो बिठा तो लिया उन्होंने, तो इसलिए गायत्री माता जो है वो बहुत पवित्र मानी जाती है ना। आपने गायत्री माता की मूर्ति देखी होगी अधिकतर ब्रह्मा जी के साथ में, ठीक है। तो गायत्री माता यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न है, इसलिए उनको काफ़ी पवित्र माना जाता है। एकदम उनके दर्शन भी करने जाना है तो आप बढ़िया साफ सुख नहा धो के जाया करो, है ना। तो अब बिठा तो दिया गायत्री माता को, अब सावित्री जी आई, सावित्री माता तैयार होके एकदम बढ़िया भवन में बैठने के लिए। तो वहाँ तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो मेरी जगह पे कोई और बैठी हैं, तो फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया। श्राप ये दिया, वो वहीं पे पुष्कर में ये वाला हवन हो रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने श्राप दिया ब्रह्मा जी को कि आपका कहीं पर भी पूजन होगा ही नहीं। ये मैं श्राप देती हूँ कि आपको कोई भी पूरी दुनिया में नहीं पूजेगा कहीं पर भी। अगर आपका कहीं पर मंदिर होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ पुष्कर में होगा, बाकी कहीं पर भी नहीं होगा। तो आपने देखे ब्रह्मा भोलेनाथ जी के मंदिर आपको हजारों हजार मिलेंगे, है ना। अपने विष्णु भगवान के मंदिर आपको हजारों हजार मिलेंगे, बाकी ब्रह्मा जी की कहीं कहीं लोगों ने ही ऐसे मूर्ति गायत्री माता के साथ में ऐसे बिठाई हुई हैं। लेकिन आपको ब्रह्मा जी की ओरिजिनल जो, जैसे कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वहाँ पर उनका मंदिर हुआ हो, ऐसा आपको कहीं पर नहीं दिखेगा। वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा जी का पुष्कर में, बाकी और कहीं पे भी नहीं है, है ना। तो फिर उन्होंने श्राप दे दिया था ब्रह्मा जी को। तो ये कहाँ पर है, राजस्थान में। तो इसे पुष्कर आप वैसे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट, हु इज द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी 2016-17 में पूछा था ना, तो वो ऑप्शन अलग था। 2016-17 के जो प्राइम वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उनका नाम वहाँ पर लिखा हुआ था, तो वो मैंने हटा दिया, है ना। और उनकी जगह पर अभी के जो प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट है वो मैंने लिखा है, क्योंकि आपको अभी के प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो 2016-17 के नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो अभी के जो प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है, वेंकैया नायडू जी, ठीक है। वेंकैया नायडू जी इज द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
इंडियन इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है? लिबरल है, सोशलिस्ट है, मिक्स्ड है या मार्क्सिज्म इकोनॉमी है? तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। ऐसा क्यों? यहां लिख रही हूं मैं। इंडिया की इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि इंडिया में जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर प्लस एग्रीकल्चर सेक्टर हैंड इन हैंड चलता है और साथ में काम करता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, और जितना अच्छा इंडस्ट्रियल सेक्टर है उतना ही अच्छा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी है, और दोनों जीडीपी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मतलब जीडीपी में काफ़ी अच्छा हिस्सा है इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों का। तो कुल मिला के इसकी वजह से क्या है, हमारी इकोनॉमी क्या हुई? मिक्स्ड इकोनॉमी हुई। मतलब सिर्फ एक जगह से हमारा जीडीपी ग्रोथ नहीं हो रहा है, हमारा इंडस्ट्रियल और सेकेंडरी यानी कि इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर कौन सा है? सेकेंडरी सेक्टर। और एग्रीकल्चर सेक्टर कौन सा है? प्राइमरी सेक्टर। तो यानी कि क्या है, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों का एकदम बराबर से काम यहाँ पर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आंसर क्या है? सही है। कौन सा? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है ये भी बता दिया। जहां पर भी इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर हैंड इन हैंड काम करेगा, वर्क टुगेदर करेगा, वहां की इकोनॉमी कैसी होगी? मिक्स्ड इकोनॉमी होगी। द पंचशील एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन, पंचशील एग्रीमेंट किसके बीच में साइन किया गया था? तो पंचशील एग्रीमेंट जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में साइन किया गया था। ठीक है, तो पंचशील एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? 5 प्रिंसिपल्स ऑफ को एग्जिस्टेंस, है ना। ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जिसमें बात की गई कि कैसे स्टेट के बीच का रिलेशन काफ़ी अच्छे से मेंटेन हो सकता है। ऐसे कुछ 5 प्रिंसिपल्स है जो उसके अंदर बताए गए हैं, है ना। तो पंचशील एग्रीमेंट सबसे शुरुआत में इंडिया और चाइना के बीच में साइन हुआ था। तो पंचशील एग्रीमेंट वो साइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। पंचशील क्यों? क्योंकि 5 प्रिंसिपल्स है ना, इसलिए। द टेन्योर ऑफ लोकसभा मेंबर इज, लोकसभा में एक बार आप पहुंच गए मेंबर बन के, तो आपका समय कितना रहेगा? अगली बार जीते तो फिर वो एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन इनिशियली जिस भी बार जीते हो तो कितना समय रहता है? टेन्योर जो है वो 5 साल का रहता है। फिर जीते तो फिर 5 साल, फिर जीते तो फिर 5 साल, फिर हार गए तो 5 साल बाद रुक जाओ, ऐसा है ना। तो 5 साल का टेन्योर लोकसभा मेंबर का रहता है। द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर मतलब बच्चों के वेलफेयर के लिए एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, जिसको क्या कहा जाता है? जिसका नाम है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, है ना, जो कि चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करता है। उनके चाइल्ड के भोजन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, सभी चीज़ों के लिए इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। कौन? यूनिसेफ ना। फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ठीक, नेक्स्ट, द मेन स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड इन द न्यू इकोनॉमी पॉलिसी ऑफ 1991 वॉज, 1991 में जब इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई तो उसके अंदर क्या नई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की गई थी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या ऑल ऑफ द अबव? तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। देखो लिबरलाइजेशन तो पक्की बात है, क्योंकि 10th में हमने जो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी की बात की, उसके अंदर हमने लिबरलाइजेशन की बात की थी कि 1991 के बाद में हमारी गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि अब जो है लिबरलाइज कर देना चाहिए ट्रेड को, ताकि क्या हो, हमारे यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो दूसरे प्रोड्यूसर्स के साथ में compete करें और अपनी क्वालिटी को बढ़ाएं, है ना। तो उन्होंने ट्रेड को लिबरलाइज कर दिया। अब जैसे ही ट्रेड लिबरलाइज हुआ तो जाहिर सी बात है ग्लोबलाइजेशन उससे बढ़ेगा, है ना, ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा। और प्राइवेटाइजेशन वाली भी एक चीज़ आई थी उसके बाद में कि बहुत सारी चीज़ें जो प्राइवेटाइज की जा सकती है वो भी प्राइवेटाइज कर दी जाए, है ना। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, भले अगर आपको इस ऑप्शन में प्राइवेटाइजेशन के बारे में पक्का नहीं भी पता हो तब भी आपको 2 ऑप्शन तो दिख ही रहे हैं कि 2 ऑप्शन तो होने ही होने हैं। तो जाहिर सी बात है 2 ऑप्शन टिक करने का तो कोई तरीका नहीं है, ऑल ऑफ द अबव ही होगा। तो ऐसे थोड़ा MCQ इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र के ऑथर कौन है? अर्थशास्त्र किसने लिखा है? अर्थशास्त्र को क्या बोला जाता है? इकोनॉमी भी बोला जाता है, इकोनॉमिक्स, ठीक है। अर्थशास्त्र को ऐसे इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र एक किताब है ना। अर्थशास्त्र एक किताब है जिसमें वो जो कौटिल्य हैं उन्होंने फाइनेंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं, है ना, हमारे देश में, इंडिया में, ठीक है। तो कौटिल्य जो है ही इज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। ठीक, आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर इज राइट।
हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, इनमें से किसको इकोनॉमिक्स की फील्ड में नोबेल पीस प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज नहीं, नोबेल प्राइज मिला था इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अमर्त्य सेन को फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। ये आपको मुझे बताना है कि क्या उन्होंने ऐसा किया था इकोनॉमिक्स की फील्ड में कि उनको नोबेल प्राइज मिला, ठीक है, ये आपको बताना है, ढूंढ कर जरूर से बताना। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं थ्रू आउट द वीडियो, आंसर मेरे को कमेंट में दिखना चाहिए, नहीं तो फिर PYQs आना बंद हो जाएंगे। करके बताओगे ना, ठीक है, तो कमेंट में बताना मुझे कि क्या क्या आपको बन रहा है, ढूंढ के बता दो, भले से ढूंढ के ही बताओगे तब भी याद रहेगा, है ना। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी विच प्रपोज्ड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन पंचायती राज, तो आंसर क्या है, बलवंत राय मेहता, है ना। तो 1957 के अराउंड, हाँ 1957 या 1950, हाँ 1957 के अराउंड ही क्या हुआ था कि 1957 के अराउंड हमको ऐसा लगने लगा था कि इंडिया जो है वो काफ़ी बड़ा स्टेट है ना। जैसे इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट तो है ही है, स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर्स दे दी हैं, लेकिन दूसरे देशों के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया के जो राज्य है वही दूसरे देशों के बराबर है। जैसे कि जर्मनी जो है वो हमारे करीब महाराष्ट्र के बराबर है, ठीक है। अगर हम रशिया की बात करें तो इतना बड़ा तो हमारा हरियाणा ही है ना। तो ऐसी स्थिति में कि वहाँ पर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर हुई तो चल जाएगा, लेकिन हमारा तो यही इतना बड़ा है ना कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट ही दूसरी कंट्रीज के बराबर है। तो फिर उनके विद इन भी हमको क्या चाहिएगा, एक दूसरा टायर ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, हो सकता है ना। तो हमने क्या शुरुआत की थी, लोकल गवर्नमेंट की शुरुआत की थी, यानी कि पंचायती राज की शुरुआत की थी। तो ये हमको पता नहीं था, लेकिन ये जो प्रॉब्लम थी कि स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी कोई टायर लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, या क्या करना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन और स्ट्रेंथन हो जाए, डेमोक्रेसी और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाए इंडिया की, तो उसके लिए बलवंत राय मेहता जी को अपॉइंट किया था और एक BR मेहता कमेटी बनाई थी। कौन सी कमेटी बनाई थी, BR मेहता कमेटी, ठीक है। और इस कमेटी को बोला गया था कि आप अपनी रिपोर्ट तैयार करो और बताओ कि क्या करना चाहिए। तो फिर इन्होंने रिपोर्ट तैयार करके नवंबर में रिपोर्ट जो है वो सबमिट की थी और पंचायती राज की बात की थी, इन्होंने लोकल गवर्नमेंट की बात की थी, डिसेंट्रलाइजेशन की बात की थी, यानी कि पावर जो सेंटर पे अभी सबमिट है उसको क्या करो, शेयर करो विद इन स्टेट, और स्टेट की पावर जो है वो लोकल गवर्नमेंट के बीच में शेयर करो, है ना। तभी क्या होगा, और अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चल पाएगा। तो आंसर क्या है, बलवंत राय मेहता, या फिर BR मेहता भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। क्लियर है। तो यहाँ पे सबमिट होते हैं हमारे NTSC के क्वेश्चंस 2016-17 के। ये पार्ट 1 था, है ना। इसका पार्ट 2 भी जल्दी मिलेगा, यानी कि किसी दूसरे स्टेट का भी 2016-17 का पेपर है जो कि काफ़ी अच्छा है, डिस्कस करने लायक है। तो आप उसको भी अच्छे से मेरे साथ में मिलकर सॉल्व कीजिएगा। अभी आपको नहीं आंसर बने कोई बात नहीं, अच्छे से समझ लिया क्या आंसर है, क्यों ये वाला आंसर है, तो अब आपको अगली बार ये क्वेश्चन दिखेंगे तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, पक्का प्रॉमिस। और जो मैंने पूछा तो बिल्कुल कमेंट में बताना, है ना, अच्छे से कि ये पूछा है मैम, ये इसका जवाब है, ठीक है। आपकी तरफ से मेरी तरफ से मेहनत बराबर होनी चाहिए, एक तरफ से मेहनत होगी तो फिर काम नहीं चलेगा, ठीक है। हमारा हिंदी मीडियम चैनल भी बन चुका है, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। किंडरगार्टन से लेकर 12th तक NTSC ओलंपियाड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सभी कुछ आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बढ़िया से पढ़ाई करो, खूब लाइफ में एक्सेल करो, अपना जनरल नॉलेज बढ़ाओ, नई नई चीज़ें सीखो और खूब एक्सप्लोर करो। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।